हेलो एवरीवन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी चार्ज्ड सर्कुलर आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों मान लेते हैं हमें कोई एक सर्कुलर आर्क दे रखा है जिस पर चार्ज डेंसिटी है लेमडा, जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, और इस आर्क के सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। दोस्तों हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा जो आर्क है उसके सेंटर के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल है थीटा। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम इस आर्क को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो हमारे पास में यहाँ आता है ऊपर वाला हिस्सा और एक है नीचे वाला हिस्सा। तो यहाँ पर हम इस सेंटर से किसी x दूरी के ऊपर कोई एक अल्पांश मान लेते हैं। ये अल्पांश हमारा है dx। ठीक है, इसी प्रकार से x दूरी के ऊपर हम नीचे की तरफ भी एक अल्पांश मानते हैं। उस अल्पांश को भी हम dx लंबाई का ही लेते हैं। ठीक है, इस dx अल्पांश के ऊपर हमारा जो आवेश है वो किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे भाई हमारा जो अल्पांश है उसकी लंबाई हमारे पास में है dx, इस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो हमें दी गई है लेमडा, तो इस पर जो आवेश है वो किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे dq है वो बराबर होगा लेमडा dx के बराबर। तो दोस्तों एक चीज देखिए, हमें क्वेश्चन में कहीं भी x या dx है वो तो दे नहीं रखा, हमें सिर्फ क्या दे रखा है? r एंड थीटा दे रखा है। तो इस dx को हम r एंड थीटा की फॉर्म में लेके आते हैं। तो हम जानते हैं हमारा जो आर्क रेडियस एंड थीटा में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए हमारा जो ये आर्क है और जो ये हो गई अपनी रेडियस, और इनके मध्य जो एंगल बन रहा है वो कोई भी एंगल मान लेते हैं। देखिए यहाँ हमें जो टोटल एंगल दे रखा है वो है हमारा थीटा, है ना। तो यहाँ पर हम x दूरी के ऊपर जो ये अल्पांश मार रहे हैं वो कितना एंगल यहाँ बनाएगा, तो उस एंगल को भी हम फाइंड करना सीखते हैं। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो है अपना एल्फा, कोई भी एक एल्फा एंगल मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अल्पांश है, अल्पांश के साथ जो एंगल बन रहा है उसको मैं मान लेता हूँ डी एल्फा है। ठीक है, या फिर डी फाइव मान लेते हैं। अगर ये वाला जो एंगल आप फाइव मान रहे हो तो ये डी फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वाला जो एंगल है वो अपना है डी एल्फा, और ये जो आर्क है, आर्क की जो लेंथ है वो हमने मान रखी है डी एक्स है। तो यहाँ पर जो एंगल और आर्क में क्या रिलेशन होगा? तो हम जानते हैं कोण इक्वल टू होता है 4/त्रिज्या होता है, यानी कि हमारा जो एंगल है वो बराबर होगा आर्क बाई रेडियस के, dx बाई आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर dx है वो किसके बराबर आएगा? आप कहोगे dx अपना हो गया आर डी एल्फा के बराबर। तो इसकी वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे तो हमारा जो चार्ज dq है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? लेमडा आर डी एल्फा के बराबर हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं इक्वेशन 1। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप कुछ इस तरह से समझिए कि हमारे पास में कोई दो आवेश है dq, एक आवेश है हमारा ऊपर की तरफ और एक आवेश है हमारा नीचे की तरफ। इन दोनों आवेशों के कारण हमें किसी r दूरी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। और ये दोनों आवेश है वो क्षैतिज के साथ हमारे कितने एंगल बना रहे हैं? आप कहेंगे एल्फा एंगल बन रहा है। तो ऊपर वाला जो dq आवेश है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, जबकि हमारा जो नीचे वाला जो आवेश है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये हमारे एंगल है एल्फा। ठीक है, तो इन दोनों आवेशों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसके हम बनाते हैं कंपोनेंट, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास में दो कंपोनेंट बनकर आएंगे। तो देखिए एक तो कंपोनेंट हमारा बनेगा इस डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? डी ई कोस एल्फा के बराबर, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो हमारा किसके बराबर है? एल्फा के बराबर है। जबकि एक कंपोनेंट हमारा बनेगा इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? डी ई साइन एल्फा के बराबर होगी। इसी प्रकार से नीचे वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी बात करें तो उसके कंपोनेंट एक तो बनेगा इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू होगी हमारी डी ई कोस एल्फा के बराबर, जबकि एक कंपोनेंट हमारा बनेगा नीचे की तरफ जिसकी वैल्यू होगी डी ई साइन एल्फा के बराबर, क्योंकि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो हमारा है एल्फा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो? हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जो वाई डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट है वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। इसी कारण से जो रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमारा जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? आप कहेंगे एक्स डायरेक्शन में होगा। और इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? तो आप कहेंगे इसकी जो वैल्यू है वो बराबर होगी 2DE cos एल्फा के बराबर। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारा कोई भी एक आवेश है dq, इस dq आवेश के कारण किसी r दूरी पर स्थित कोई पॉइंट p है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू बराबर होती है k q अपॉन r। तो यहाँ q है अपना dq के बराबर और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है? r है, तो r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे तो हमारा जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होगा? 2k dq
अपॉन आर स्क्वायर और साथ में आएगा अपना कोस एल्फा। और हमारा जो डी क्यू है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो हमने थोड़ी देर पहले ही फाइंड किया, डी क्यू है वो बराबर है अपना लेमडा आर डी एल्फा के बराबर। तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर आ जाएगा 2। अब यहाँ के की जगह के रखिएगा, डी क्यू की वैल्यू है लेमडा आर डी एल्फा और नीचे आ जाएगा अपना आर स्क्वायर, साथ में अपना है कोस एल्फा। जो करता है उसको काटते हैं तो आप आर से आर यहाँ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2k लेमडा अपॉन आर, ये तो एक तरफ आ गया, साथ में अपना बचा कोस एल्फा डी एल्फा। अब ये डी आपके पास में जो आ रहा है ये किसके कारण आ रहा है, हमारे इस अल्पांश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू को दिखा रहा है। हमें फाइंड करना है इस टोटल जो आर्क है, इस पूरे आर्क के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो बोथ साइड यहाँ इंटीग्रेट कीजिएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो देखिए लेफ्ट साइड के अंदर तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करेगा 0 से E के लिए। राइट साइड में हमारा जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो एंगल के लिए आप देखिए, अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट के लिए, तो इस वाले पॉइंट के लिए हमारा जो एंगल एल्फा है उसकी वैल्यू होती है 0। जबकि आप इस आर के इधर वाले पॉइंट के लिए बात करेंगे तो इसके लिए जो हमारा जो एंगल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे एल्फा इक्वल टू हमारा होगा θ/2। आप कहेंगे भाई θ/2 है, ऐसा कैसे लिख सकते हो, तो देखिए हमारा जो ये टोटल जो एंगल है वो हमारा है थीटा, है ना। जब इस आर को हम इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है वहां एंगल कितना बनेगा, आप कहेंगे θ/2 है ना। θ/2 ऊपर एंड θ/2 नीचे। तो हमारा जो एल्फा है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, एल्फा हमारा वेरी करेगा एल्फा इक्वल टू 0 से θ/2 के बीच वेरी करेगा। तो यहाँ पर इस लिमिट को हम जब नीचे यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0 से θ/2, ठीक है। तो दोनों साइड अब इंटीग्रेट कीजिएगा तो लेफ्ट साइड हमारा आ गया E इक्वल्स टू यहाँ आया अपना 2k लेमडा अपॉन आर एंड कोस एल्फा है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है साइन एल्फा एंड लिमिट हम रखेंगे 0 से θ/2 के लिए। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 0 है। तो हमारे पास में जो फाइनली जो रिजल्ट आता है वो बराबर है 2k लेमडा अपॉन आर साइन θ/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये हमें क्या बताता है कि कोई भी एक आर्क है जिसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो हमें दी गई है लेमडा और उस आर्क की जो रेडियस है वो हमें दी गई है आर। तो इस आर्क के कारण उसके सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू होती है 2k लेमडा अपॉन आर साइन θ/2, जहाँ थीटा क्या है, यहाँ बनने वाला जो कोण है, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको जो एंगल थीटा है वो दे रखा हो π/2 के बराबर, यानी कि आपको जो आर्क है वो कुछ इस शेप के अंदर दे रखा हो, है ना। तो इस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो यहाँ पर वैल्यू रखिए, यहाँ पर E है उसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी 2k लेमडा अपॉन आर। यहाँ आप जब साइन π/2 रखोगे तो यहाँ पर θ/2 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन π/4 के बराबर आ जाएगी। और हम जानते हैं साइन π/4 है उसकी वैल्यू बराबर होती है 1/√2। तो इसकी वैल्यू को जब आप यहाँ रखोगे तो फाइनली अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, √2k लेमडा अपॉन आर के बराबर। इसी प्रकार से अगर हमारा जो थीटा है उसकी वैल्यू हो अपनी पाई के बराबर, तो पाई के बराबर अगर रखोगे तो हमारा जो आर्क है वो कुछ इस तरह से होगा, है ना। एक तरह से सेमी सर्कुलर आर्क हो गया ये, या फिर क्वार्टर आर्क हो गया, या हाफ रिंग हो गई। तो इस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, E इक्वल्स टू 2k लेमडा अपॉन आर और यहाँ पर अपना होगा साइन π/2, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो किसके बराबर है, अपना थीटा इक्वल्स टू पाई के बराबर है। और साइन π/2 है इसकी वैल्यू बराबर होती है 1 के। तो E इक्वल्स टू हमारा किसके बराबर होगा, 2k लेमडा अपॉन आर के बराबर होगा। इसी प्रकार से अगर आपको कुछ इस तरह की शेप दे रखी हो तो यहाँ पर जो आर्क का ये वाला जो हिस्सा है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी हमारी इस तरफ, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, √2k लेमडा अपॉन आर के बराबर होगी। और ये वाला जो पोर्शन है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी, आप कहेंगे इस तरफ होगी। तो ये जो दोनों पोर्शन है उसके कारण जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अपना हो जाएगा 0। सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगाएगा, ये वाला जो हिस्सा है उसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और उसकी डायरेक्शन होगी हमारी इस तरफ, क्योंकि ये बाकी की जो दोनों डायरेक्शन है वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। रिजल्टेंट हमारा सिर्फ इसी पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू अपनी होगी √2k लेमडा अपॉन आर के बराबर होगी। दोस्तों अगर हम इसको ऊपर वाले फॉर्मूले में रख के देखें तब भी आपके पास में यही वैल्यू आने वाली है। इसी प्रकार से अगर हमें कोई एक पूरी सर्कुलर रिंग दे रखी हो इसी प्रकार से, है ना,
एक पूरी सर्कुलर रिंग दे रखी है और उसके कारण इस रिंग के सेंटर के ऊपर हमसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भी हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। हमारा ई है उसकी वैल्यू है 2k लेमडा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2 के बराबर। तो यहाँ जो एंगल जो हमारा बन रहा है वो किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है ना। तो यहाँ जब आप एंगल थीटा की वैल्यू 2 पाई रखेंगे तो आगे पास में फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k लेमडा अपॉन आर साइन पाई के बराबर होगा। एंड साई पाई की वैल्यू होती है 0 के बराबर। तो ओवरऑल हमारा जो सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसकी वैल्यू आएगी 0 के बराबर। इसी कारण किसी रिंग के सेंटर पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू 0 आती है। तो दोस्तों ये वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा इसको याद रखना है क्योंकि इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस है वो बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अभी कोई और वीडियो बनाकर हम इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।